हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे इकोनॉमिक्स के। ये क्वेश्चन है हमारे। और पेपर कौन सा है? तो HPDGT का ये पेपर है। TGT कमीशन का ये पेपर है और 2020 में इसको कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और ये क्वेश्चन है 40 से लेकर के लगभग 20 क्वेश्चन आप मान के चलिए। 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ जिनका भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता लेकिन बृहत मूल्य होता है, वे क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती हैं अमूर्त परिसंपत्तियाँ। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए, जो अमूर्त संपत्ति होती है वो एक गैर मौद्रिक संपत्ति होती है। ये आपको ध्यान रखनी है बात। क्या होती है? एक गैर मौद्रिक ये संपत्ति होती है। और इसको क्या कर सकते हैं? इसको ना तो देख सकते हैं हम, ना तो छू सकते हैं। इसको ना तो देखा जा सकता है, ना तो इसको छुआ जा सकता है। जैसे कि क्या होता है, कॉपीराइट आ गया हमारा एग्जाम्पल के लिए, पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, ये आ गया हमारा अमूर्त परिसंपत्तियों में। और मूर्त संपत्तियाँ क्या होती है? ये एक भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि ज़मीन आ गया, इमारत आ गया, वाहन या फिर फर्नीचर, ये आ गया हमारा अमूर्त परिसंपत्तियों में। यहाँ पर बात की गई है दीर्घकालीन परिस्थितियों की। तो ये दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ आखिर हैं क्या? ये वे परिसंपत्तियाँ होती हैं जिनका उपयोग कोई कंपनी अपनी उत्पादन प्रक्रिया में करती है और जिनका उपयोग जो है तो जीवन 1 वर्ष से अधिक होता है। ऐसी संपत्तियों को स्थायी संपत्तियां भी कहा जा सकता है। कैसी संपत्तियां? तो देखिए, स्थायी संपत्तियां भी इनको कहा जा सकता है। और क्योंकि वे उत्पादन से जुड़ी कंपनी को स्थिर लागतों के एक बड़े हिस्से में योगदान कर सकती हैं। उसी तरह से बात यहाँ पर की गई है चालू परिसंपत्तियों की। तो चालू परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं? तो ये वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें किसी व्यवसाय के सामान्य परिचालन चक्र के भीतर, जैसे कि आमतौर पर 1 वर्ष के भीतर नकद में परिवर्तन करने, उपयोग करने या फिर उपभोग करने की उम्मीद इससे होती है। ये आ गई हमारी चालू परिसंपत्तियाँ। उसी तरह से निवेश आया हमारा। तो निवेश क्या है? ये निवेश में किसी संपत्ति में मूल्य वृद्धि या आय सृजन के माध्यम से वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ इसको धन आवंटित करना इसमें शामिल होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शुद्ध लाभ की गणना की जाती है तो किस चीज़ में इसकी गणना की जाती है? नेट प्रॉफिट। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लाभ हानि खाते में, लाभ माइनस हानि खाते में। ठीक है। और किसी कंपनी के शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए उसके कुल व्यय को उसके द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व में से घटा दिया जाता है। इसमें से घटा दिया जाता है इसके कुल व्यय से। तो ये सब इसमें होता है। और जैसे कि इसका सूत्र क्या है? तो शुद्ध लाभ इज इक्वल टू कुल राजस्व माइनस कुल व्यय। ये इसका सूत्र आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कच्चा चिट्ठा का टोटल नहीं मिलता तो अंतर की प्रविष्टि की जानी चाहिए। तो किस में की जानी चाहिए? तो उच्चती खाता। ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, उच्चती खाता क्या होता है? ये उच्चती खाता क्या है? देखिए, ये एक अस्थाई खाता होता है। अस्थाई खाता, अस्थाई खाता ये होता है जिसका उपयोग जो है तो लेखांकन में तब किया जाता है जब किसी लेन देन के लिए सही खाता तुरंत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तब इसका जो है तो उपयोग किया जाता है। और ये एक अस्थाई खाता रहता है। ठीक है। जहाँ लेन देन को तब तक रखा जा सकता है जब तक कि उसकी पहचान नहीं हो जाती और उन्हें सही खातों में स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता। ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की निम्न स्थितियों से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार संरचना है जहाँ कई खरीदार और विक्रेता होते हैं। जहाँ पर क्या है, बहुत सारे खरीदार होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं और कोई भी अकेला खरीदार या अकेला विक्रेता बाजार की कीमत जो है तो प्रभावित नहीं कर सकता है। इस बाजार में जो वस्तुएं होती हैं वो समरूप होती हैं, यानी कि समान वो होती हैं और खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी होती है। ठीक है। और इसका जो आएगा ये आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। MRP इज इक्वल टू VMP। भारत में बाल लिंग अनुपात में गिरावट का क्या कारण है? तो इसका तो सीधा सा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
स्त्री भ्रूण हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मूल्य का क्या अर्थ है? न्यूनतम मूल्य का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पता या शॉर्टेज। देखिए, न्यूनतम मूल्य ये वे कीमत होती है जो सरकार या किसी नियामक द्वारा निर्धारित की जाती है और किसी वस्तु या सेवा के लिए कानूनी रूप से इसको लागू की जाने वाली सबसे कम कीमत होती है। ये सबसे कम कीमत ये होती है, इसलिए इसको शॉर्टेज जो है तो कहा जाता है, या अल्पता इसको कहा जाता है। अच्छा, अल्पता यह भी क्या है? एक न्यूनतम मूल्य के समान ही है। अब अल्पता के बारे में बोलूँ तो ये भी एक न्यूनतम मूल्य के समान ही है, और ये आमतौर पर संतुलन मूल्य या बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य से ऊपर निर्धारित किया जाता है, ताकि उत्पादकों को एक निश्चित न्यूनतम आय प्राप्त हो सके। उसी तरह से यहाँ पर एक बात आई है अधिशेष की। अधिशेष क्या होता है? ये तब होता है जब किसी वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है। ठीक है, जब किसी वस्तु की, ये वस्तु है तो इसकी आपूर्ति जो है तो इसकी मांग से ज़्यादा है, मतलब डिमांड इसकी ज़्यादा है और इसकी आपूर्ति इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट है संतुलन। तो संतुलन क्या है? तो संतुलन ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर आपूर्ति और मांग बराबर होती है और बाजार में कोई अधिशेष या कमी नहीं होती। यहाँ पर सब कुछ जो है तो बैलेंस इसका बना रहता है इसमें। नेक्स्ट है शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसकी ज़रूरतें पूरी करना है? तो किसकी ज़रूरतें ये पूरी करता है? तो ऑब्वियसली ये जो है तो कंज्यूमर जो होगा उसकी ज़रूरतें जो है तो पूरा करेगा शुद्ध बाजार। और ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम या बिल्कुल होता ही नहीं है इसमें, शुद्ध बाजार में। और इस प्रणाली में जो है तो वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है और वितरण है मुख्य रूप से आपूर्ति और मांग के आधार पर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम, इसका अर्थ क्या है? देखिए, मांग का नियम हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध होगा। विपरीत यहाँ पर संबंध होगा। तो यहाँ पर जैसे कि कीमत बढ़ रही है तो मांग गिर जाती है। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है? कीमत बढ़ती है, मांग की मात्रा बढ़ती है। तो बढ़ती नहीं है, यहाँ पर भी बढ़ना बताया गया है, यहाँ पर भी। लेकिन ये एक चीज़ क्या होगी? ये इसके बिल्कुल विपरीत होगी, ये एक दूसरे के विपरीत जाएगी। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा गिरती है, ऐसा इसमें बताया गया है। और इसका सीधा सा मतलब है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई है, जब किसी वस्तु की कीमत यहाँ पर बढ़ गई है मान लो, तो उसकी मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर कीमत घटती है, मान लो कीमत इसकी घट गई है, यहाँ पर उल्टा मान लो आप, कीमत घट गई है तो मांग क्या होगा? बढ़ जाएगी। यहाँ पर गिरना बताया है तो यहाँ पर मांग बढ़ जाएगी, यहाँ पर उल्टा बताया है, मतलब इसके विपरीत चलेगा। मांग का जो नियम है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही चलता है। अगर यहाँ पर कीमत बढ़ेगी तो यहाँ पर मात्रा गिरेगी, मांग की मात्रा गिरेगी। अगर यहाँ पर कीमत घटेगी तो मांग की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिक सेवा अनुपात इसके बराबर होता है। तो किसके बराबर ये होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, CRR प्लस SLR। अच्छा, CRR का मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो SLR है इसका मतलब है वैधानिक तरलता अनुपात या फिर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये जो दोनों हैं भारत में बैंकों के लिए कानूनी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है, तो किस पर ये लगाया जाता है? देखिए, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, व्यक्तियों और निगमों पर। अच्छा, प्रत्यक्ष कर होता क्या है? तो देखिए, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो व्यक्तियों और संस्थाओं पर उसकी आय या संपत्ति के आधार पर सीधे लगाया जाता है। आयकर, निगम कर आदि जैसे कर प्रत्यक्ष करों के दायरे में आते हैं। इन करों का प्रबंधन जो है तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको हम CBDT भी कहते हैं, इसके द्वारा लगाया जाता है। अच्छा, प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर आते हैं? तो एक तो आता है हमारा आयकर, एक तो आ गया आयकर, और दूसरा आता है संपत्ति कर। ये आ गए हमारे प्रत्यक्ष कर में। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर में कौन से कर आते हैं? तो एक तो आ गया बिक्री कर, जहाँ कर विक्रेता पर लगाता है पर भुगतान क्रेता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत नहीं है।
तो मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है? तो एक तो कर राजस्व आएगा, आयकर आएगा, इसकी आय का मुख्य स्रोत, संपत्ति कर आएगा सरकार की आय का मुख्य स्रोत, लेकिन लाभ नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन जो है तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई फीडबैक की ज़रूरत है तब भी हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।